students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable। तो बेटा से लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखी, कहाँ हम हीटिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेटा इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट है, उसकी बात करेंगे। साथ में बेटा कुछ जो न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के ऊपर आ सकते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर से पहले अगर हम सिर्फ पावर की बात करें, बेटा जूनियर क्लासेस में आपने पावर को डिफाइन किया होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर आप कहते हो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो पावर है, पावर आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, किस रेट से आप वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। या फिर अपन कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो अपन इसको लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ये दोनों ही फॉर्मूले अपने पास पावर के हैं, क्योंकि बेटा जो वर्क और एनर्जी है ये अपन ने बड़ा सेम होते हैं। तो अपने पास है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर। ये जूनियर क्लासेस में अपन ने पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे बेटा अगर अपन इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं किस रेट से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे अपने पास डेफिनेशन की जो आती है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, किस रेट से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है किस रेट से डिसिपेट हो रही है, किस रेट से आप कंज्यूम हो रही है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इस सर्किट के अंदर, इस चीज को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इसका सिंबल अपने पास होगा कैपिटल P। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बेटा अपन ने एक लास्ट वीडियो हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ। जैसे कि अपन ने डिफाइन किया पावर को रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो बेटा यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। उसके लिए बेटा अपन ने देखो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होता है V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा VQ। और अगर अपन पावर का फार्मूला आता है वर्क अपॉन टाइम, तो यहां से मैं कहता हूं मेरे पास जो पावर है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की जगह पुट करेंगे VQ डिवाइडेड बाय टाइम। और बेटा अपन ने एक चीज और पढ़ी हुई है जो करंट है I, इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये बेटा Q अपॉन T है, ये अपने पास बन जाएगा I। तो अपन कहते हैं पावर का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा VI। सिंपल है, ठीक है। तो यहीं से हम जो है पावर P इज गिवन बाय, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप लर्न कर लेंगे, P इक्वल्स टू VI। ठीक है। तो कह सकते हैं पावर अपने पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और कितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद में बेटा इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर अपन बात करें, अब बेटा अपन ने इसको VI लिखा है, हमारे पास ओम्स लॉ के अंदर हमने लिखा V इक्वल्स टू IR। V का तो अपने पास IR होता है। तो यहाँ पे जो V है इसको अगर मैं IR पुट करता हूं तो मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला बनेगा, तो पावर V है, V की जगह पुट करूंगा IR और इनटू I, तो ये मेरे पास बन जाएगा I स्क्वायर R, I इंटू I स्क्वायर इंटू R। तो बेटा यहाँ पे अपन पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं
हो सकता है एक फॉर्मूला। इसके अलावा अगर इसी ओम्स लॉ से मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आई आएगा V अपॉन आर, आई की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आर। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैंने V की वैल्यू पुट की और मैं I की वैल्यू पुट करता हूं तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो मेरे पास जो पावर होगी V I और I को अपन पुट करेंगे V अपॉन आर, ये होगा V इंटू V, V स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक, तो ये अपने पास हो जाएगा पावर का दूसरा फॉर्मूला इक्वल्स टू V स्क्वेयर अपॉन आर। तो बेटा आपको वैसे तो मेन फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप कह सकते हो V को आई आर पुट करके हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर I को V अपॉन आर पुट करके ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आप तीनों फॉर्मूले जो है मेमोराइज कर लें। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अपने पास तीन कह सकते हैं पावर के फॉर्मूले आ गए, वी आई स्क्वेयर आर और वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब बेटा यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी यूनिट होती है वाट, जो इसकी ऐसा यूनिट है वाट, और जिसको आप नोट करते हो कैपिटल W से। बेटा वाट और वोल्ट कंफ्यूज नहीं होना है। वाट अपने पास पावर की यूनिट है जिसको W से नोट करते हो, जो वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है VOLT, और उसको अपन V से नोट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कई बच्चे वाट की जगह वोल्ट और वोल्ट की जगह वाट ले लेते हैं। तो वाट अपने पास इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है और वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। अब बेटा अगर आपको 1 वॉट पावर को डिफाइन करना हो कि 1 वॉट पावर कब कहोगे सर्किट के अंदर, या फिर 1 वॉट पावर कब कंज्यूम हो रही है, तो बेटा पावर का फॉर्मूला वी आई अपन ने लिखा। अगर मैं कहूं सर्किट के अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने 1 वोल्ट का दे रखा है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो मेरे पास पावर भी कितनी हो जाएगी 1 वॉट। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। 1 एम्पियर करंट कैरी करे कोई डिवाइस और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 वोल्ट के ऊपर, तो अपन क्या देंगे वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 1 वॉट। तो अपन कहते हैं जो 1 वॉट है ये होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्लियर, इजी टॉपिक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा वॉट स्मॉल यूनिट होती है अपने पास पावर की, तो अपने पास एक लार्ज यूनिट अपन कह सकते हैं जो उसकी है वो अपने पास आ जाती है किलो वॉट। तो इसको आप सिंबॉलिक लिखोगे KW किलो वॉट, और किलो का मतलब होता है 1000, जहां भी किलो आ जाए मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर लिखते हैं, तो 1000 मीटर मिलके किलोमीटर बनाते हैं। सिमिलरली 1000 वॉट मिलके अपने पास बनाएंगे 1 किलोवाट। ठीक है, इसके अलावा बेटा और लार्ज यूनिट भी हो सकती है, मेगावाट भी होता है ना। मेगावाट के अंदर अपने पास कह सकते हैं 10⁶ 1 मेगावाट MW, इसमें होता है 10⁶ वॉट्स। तो ये कुछ लार्जर यूनिट्स अपने पास हो गई पावर की। ठीक है बेटा, सिंपली आपको याद क्या करना है, डेफिनेशन रेट इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। 3 फॉर्मूले इसके वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी यूनिट होगी अपने पास वाट। 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो, तो पावर भी अपने पास होगी 1 वाट और लार्ज यूनिट होगी किलोवाट और मेगावाट। और देखते हैं अपने पास क्या कुछ इस चैप्टर के अंदर बच रहा है। तो एक लास्ट टॉपिक हमारे पास जो यहाँ पे इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक बचता है वो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेटा वैसे तो आपको पता होगा हमारे पास जो एनर्जी है उसके यूनिट होते हैं जूल, लेकिन बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की हमने एक और यूनिट डिफाइन कर रखी है, तो देखते हैं कौन सी वो यूनिट है। तो बेटा जैसे कि अभी अपन ने बात किया जो पावर है इसको अपन कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो या फिर अपन कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। यही लिखा किस रेट से किस टाइम मतलब किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको अपन कहते हैं पावर। तो बेटा यहां से मैं एनर्जी को लिख सकता हूं पावर इनटू टाइम। एनर्जी अपने पास होगी पावर इनटू
टाइम। यहीं से बेटा अपने पास एनर्जी की एक और यूनिट आती है जिसको अपन कहते हैं वाट आवर। पावर की यूनिट अपने पास वाट हुई और टाइम को अपन यहाँ पे यूज करते हैं आवर्स के अंदर। तो जो वाट आवर है ये अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। तो वैसे तो एनर्जी की यूनिट जूल है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन वाट आवर या किलो वाट आवर के अंदर मेजर करते हैं। तो लिखा हुआ जैसे कि सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट अपने पास हो जाएगी वाट आवर, और सिंबल की फॉर्म में आप WH इसको लिख सकते हो। फिर कहेंगे 1 वाट आवर एनर्जी को डिफाइन करो, क्या है 1 वाट आवर। तो अपन कहते हैं 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट पावर अगर आप 1 घंटे तक यूज कर रहे हो तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम कहेंगे 1 वाट आवर। इसके अलावा बेटा और एक कमर्शियल यूनिट जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो है किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। याद रखेंगे इसको, किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट। इस किलोवाट आवर को बेटा आप यूनिट भी कह देते हो। जनरली आपने सुना होगा मीटर के अंदर जब रीडिंग्स आती हैं तो लोग पूछते हैं आपके कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम की या फिर कितने यूनिट, एक यूनिट का बिल आता है। तो वो जो यूनिट की अपन बात करते हैं बेटा वो एक यूनिट जब अपन बात करते हैं, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, हम कहते हैं अगर आपने 10 यूनिट कंज्यूम की हैं तो मतलब 10 किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम की है। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है उसको अगर अपन जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा। तो उसके लिए बेटा अगर अपन बात करें 1 किलोवाट आवर, ये लिखा अपन किलोवाट। किलोवाट में भी अपन ने देखा 1000 वॉट्स होते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1000 वॉट आवर। आवर को अगर अपन सेकंड में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 60 into 60 सेकेंड्स, यही हुआ। ठीक है, किलोवाट को वॉट में लिख लिया और आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। और बेटा वाट की अगर अपन बात करें, वाट अगर अपन कहें पावर की यूनिट है और पावर को अपन ने लिखा वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो बेटा जूल पर सेकंड है, इसी को अपन क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जो वॉट है इसको मैं जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा 1000 वॉट को अपन ने लिख दिया जूल पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे सेकंड से सेकंड अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा और जो 1 किलोवाट आवर अपने पास आता है 3600 इंटू 1000 000 जूल। और साइंटिफिक नोटेशन में अगर अपन इसको लिखें 10 टू पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये अपने पास आता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो ये वैल्यू याद रखें, पूछ लेते हैं कई बार जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी वो जूल में कन्वर्ट करो तो किसके इक्वल होगी, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का था। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स जनरल हम डिस्कस करते हैं, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स कुछ आपके टेक्स्ट बुक से हैं तो उनको आप समझिएगा। उन एग्जाम्पल्स को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के आप और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो बेटा मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो अभी अपन ने पढ़ा है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि अगर हमारे पास एक टीवी है जो कि 250 वॉट पावर कंज्यूम करता है इन 1 आवर, उसको आप 1 घंटे चलाते हो। ठीक है, और एक टोस्टर है जो कि 1200 वॉट रेटिंग है उसकी और उसको आप चला रहे हो 10 मिनट्स। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा गया एक टीवी है 250 वॉट पावर का रेटिंग का, उसको 1 घंटे चलाया, और एक टोस्टर है 1200 वॉट का, उसको आपने 10 मिनट चलाया। तो पूछेंगे कि किसने ज़्यादा पावर कंज्यूम की है या किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की है। तो बेटा अपने पास एनर्जी का भी अपन ने फॉर्मूला देखा, वॉट आवर, ये एनर्जी को ही बताता है। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट केस में चेक करूँ कितने वॉट आवर इसके बनते हैं फॉर टीवी, 250 वॉट इंटू 1 आवर, तो ये बना बेटा अपने पास 250 वॉट आवर। ठीक, सिमिलरली फॉर टोस्टर 1200 वॉट इंटू 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स को अगर अपन आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, 10/60 1/6, और इससे आप इसको कैंसिल करो, 6 2 जा, तो ये अपने पास हुआ 200 वॉट आवर। कौन सी वैल्यू जा रहा है 250, तो अपन कह सकते हैं अपने पास टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा जब आप उसको 1 घंटे तक चलाओगे। चाहे उसकी पावर रेटिंग कम है, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर दे रखा है। अच्छा, अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। बड़ा फोकस करना, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल से जो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, और आपसे टेक्निक समझ में आएगी किस तरीके से अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पूरी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा। आपका उसके बाद में जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको आप अपनी तरफ से कैलकुलेशंस लास्ट में आप कर लेंगे। तो जैसे बेटा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, एक सर्किट बनाते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक की लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके का अपन ने सर्किट बनाया है, और यहाँ अपन मान लेते हैं सपोज 6 वोल्ट की आपने सप्लाई दे रखी है इसको। ये रेजिस्टेंस है कुछ अपने पे मान लेते हैं, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। ये की ए एंड बी, ये की ए और ये की बी। अब बेटा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चेंज भी मिल सकती है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज भी मिल सकती है। मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। बेटा आपको इसमें ये पूछा जाता है, जैसे केस 1 आपको कहेंगे कि की ए और की बी अगर दोनों क्लोज है, उस कंडीशन में बताओ सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करता है। तो बेटा ये की बी क्लोज है और ये की बी क्लोज है, मतलब सर्किट की अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल ये भी कनेक्ट है और ये भी मेरे पास कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में बेटा सबसे पहले तो अगर अपन चेक करें जो ये दो रजिस्टर है 2 ओम है ना, फर्स्ट जो केस अपन ने डिस्कस किया, जो की ए एंड बी बोथ आर क्लोज, दोनों क्लोज है। अब बेटा ये 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, अगर आप चेक करो दोनों के दोनों अपने पास किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट है तो इनको अपन सॉल्व करके इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, और अपने को पता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर होता है तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ऊपर अपन उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे उनको ऐड कर देते हैं। तो 4/4 1 ओम, तो कह सकता हूँ इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा के मैं एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनको अगर मैं हटा दूँ, अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं इसको। तो अभी मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया, जब दोनों की क्लोज है तो अपन 2 की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का, 1 ओम का। अब बेटा सर्किट में मेरे पास ये 2 रेजिस्टेंस हुए,
दोनों किस में हुए, सीरीज में हुए। और सीरीज के अंदर अपने को पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, इनको डायरेक्ट ऐड करके। तो 2 ओम प्लस 1 ओम, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अपने पास आया 3 ओम। अपने को करंट फाइंड करना है, V इक्वल्स टू आई आर है तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, पोटेंशियल 6 है और रेजिस्टेंस अपने पास आया 3। इस टाइम सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। इजी है, फर्स्ट पार्ट हुआ। और बेटा इसी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में चेक करते हैं। ये की लगी हुई है यहाँ पे और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये की भी। अब बेटा सेकंड केस में वो कह रहा है कि ए इज क्लोज एंड की बी इज ओपन। करंट फाइंड करो कि ए को तो अपन ने क्लोज कर रखा और बी को ओपन कर रखा, मतलब यहां से ये बंद है और ये की ओपन है, खुली। तो इस केस में बेटा अपन चेक कर सकते हैं, जो अपने पास यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, यहाँ पे आएगा। इसके बाद बेटा इस ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अपने पास सर्किट ब्रेक है ना, सर्किट ब्रेक है तो उस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अपन कहते हैं करंट आएगा और इधर से सीधा निकल जाएगा, इस वाली ब्रांच के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं है। तो अब मेरे पास बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 ओम ये और 2 ओम ये, और दोनों किस में है, सीरीज के अंदर है। सीरीज के अंदर है तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस इस केस में हो जाएगा 2 + 2 4 एम्पियर। और मेरे पास करंट अगर मैं फाइंड करूं तो V/R 6/4 1.5 एम्पियर। तो सेकंड केस में अपने पास मेरा 1.5 एम्पियर। केस 3 जो इसके अंदर आपको कहेगा कि अगर दोनों ही ओपन हो, बोथ आर ओपन, बोथ ओपन, या फिर अगर अपन कह रहे हैं कि A इज ओपन एंड B इज क्लोज, ऐसा भी कह सकते हैं कि A इज ओपन एंड B इज क्लोज। अब बेटा B को आपने क्लोज कर दिया और A को ओपन कर दिया। अब बेटा इस कंडीशन में अगर अपन चेक करें, सर्किट यहां से करंट फ्लो करेगा, यहीं पे ब्रेक हो गया तो मतलब आगे जो है करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास सर्किट के अंदर करंट होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट आपको की लगा के दी जा सकती है, बीच में आपको चेक कर लेना है कि कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसमें फिर एक और न्यूमेरिकल अगर अपन चेक करें आपकी बुक से, जो है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक वायर है, ये एक वायर मान लेते हैं जिसकी लेंथ L है और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है R, लेंथ L और रेजिस्टेंस R। उसने कहा कि इस वायर को आप 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड कर दो और 5 पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद उन 5 पार्ट्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये 5 बार आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हो गए। और कह रहा जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको अपन ने लिखा R डैश, और फिर आपको रहेगा कि आप R/R डैश का जो रेशियो है वो क्या होगा ये बताओगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस भी दे रखी हैं, 1/25, 1/5, 5 और 20। तो बेटा इसका अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए बेटा अपन कहते हैं रेजिस्टेंस का अपने पास जो फॉर्मूला है R = ρL/A। इस केस में बेटा अपने पास वायर सेम है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब लेंथ चेंज कर रहे हैं। और लेंथ पे अपने को पता रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस R है और इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R 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 और 1/R। सही है बेटा, सॉरी 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो R/5, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस R है, इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये भी बेटा R/5
R/5 R/5 R/5 और R/5। हाँ, टोटल R रेजिस्टेंस है, 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक का रेजिस्टेंस R/5 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 हो गया। अब बेटा आपने इनको लगा दिया पैरेलल के अंदर, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है और ये भी R/5 है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हो तो बेटा अपने पास फॉर्मूला है 1/RP। इस केस में इसने आपको R' दे रखा है तो आप R' लिख सकते हो। क्या करते हो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 रेसिप्रोकल इनके ऐड करते हो तो 1/R1। ये जो रेजिस्टेंस है बस सेम है, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू सेम है। 1/R1 R/5 है, R/5 लिखूंगा तो बेटा रेसिप्रोकल करके मेरे पास ये क्या आएगा 5/R, या फिर आप एक बार ही ऐसे भी लिख सकते हो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो 1/R' इक्वल्स टू इसका आप बेटा रेसिप्रोकल 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। एलसीएम ले लो, R एलसीएम आ जाएगा 5 5 5 5 5 ऐड करो तो 25। ये बेटा मेरे पास वैल्यू आती है 1/R' की, और R' की अगर वैल्यू फाइंड करें तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट में R/25। ये R' आ गया। अब आपको पूछा है R/R' का रेशियो बताओ कितना होगा, तो बेटा R/R' की जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं R/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा R नीचे, तो लिख सकते हैं R × 25/R। कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्वेश्चंस की, एक बड़ा बुक में क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपके पास 10 वॉट के बल्ब हैं जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में आप कितने ये बल्ब लैंप्स कनेक्ट करोगे कि अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई देते हो तो सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी के अंदर। तो 10 वॉट के बल्ब है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं और कह रहा है कि 220 वोल्ट पे अगर आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए तो आप कितने जो बल्ब है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करोगे। तो मैं बेटा इसका अगर सर्किट बनाऊं तो आपको पैरेलल के अंदर बल्ब कनेक्ट करने के, एक बल्ब हो गया, 2 बल्ब हो गए, 3 बल्ब हो गए, इस तरीके से अप टू n। अपन मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और n नंबर ऑफ बल्ब्स आपने कनेक्ट किए हैं और जो सप्लाई इसको आप दे रहे हैं 220 वोल्ट और करंट इसके अंदर होना चाहिए 5 एम्पियर। अब बेटा अपने को पता है 220 वोल्ट अगर सप्लाई कर रहे हो 5 एम्पियर अगर करंट दे रखा है तो इन सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, सबसे पहले तो वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बेटा अपने पास V = IR है, R हो जाएगा V/I। R = V दे रखा है 220 और I है 5, इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 44 ओम। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इन सभी बल्ब का मिलाकर होना चाहिए 44 ओम। अब बात आती है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बेटा इसने 2 चीजें दे रखी हैं, तो इनसे अपन बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। पावर का एक फार्मूला अपन ने लिखा V²/R। ठीक है, तो V²/R अपन ने फार्मूला लिखा है। तो अपन कहते हैं अगर V वोल्टेज दे रखी है, चलो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। R क्या बनेगा बेटा V²/P। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220, उसका स्क्वायर करेंगे तो 220 पावर कितनी है 10, कैंसल आउट कर दो तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आता है एक बल्ब का 220 × 22 ओम। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा कह रहा है कि इतने ओम के जो रेजिस्टेंस कितने आप पैरेलल के अंदर लगाओगे कि आपके पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बनना चाहिए 44। तो मतलब क्या लिखता हूँ कि अगर मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे 1/RP
इक्वल टू बेटा सेम रेजिस्टेंस है सभी का, सभी बल्ब का, तो उसको बोल लेते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n। आपको n नंबर ऑफ बल्ब अगर अपन ने मान लिया तो 1/r, ठीक है, n टाइम्स अगर अपन ने लगा दिए। अब करेंगे क्या बेटा इनको, अगर मैं 1/r भी फाइंड करता हूँ, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो इनका एलसीएम लूंगा मैं r और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, n नंबर ऑफ बल्ब मेरे पास तो आएगा n/r, ठीक है बेटा। अब r भी टोटल पैरेलल का रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे r डिवाइडेड बाय n, और आपको n निकालना है, कितने बल्ब आपको लगाने हैं, तो n का यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा r/r(p), क्लियर है। अब r क्या हुआ अपने पास, एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो कि अपने पास है, इसको मैं पुट कर दूंगा 220 × 22 डिवाइडेड बाय rp, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना इनका बनना चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस अपन ने चेक किया 44 बनना चाहिए, तो इसको अपन लिख देंगे 44, कैंसल आउट कर देंगे बेटा, जो भी आपके पास आंसर आता है ये 22 है ना, इसको आप कैंसिल कर देंगे 1 2 और ये रहेगा, मतलब आपको कितने 110 बल्ब अगर आप लगाते हो पैरेलल के अंदर, तब आप कह सकते हो 220 वोल्ट सप्लाई पे अपने पास जो करंट आएगा वो 5 एम्पियर आएगा। और भी बेटा क्वेश्चंस हैं, अभी सारे इसके अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, और इसके अलावा आप कहीं से भी जो है इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं सीरीज पैरेलल के, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, तो क्योंकि बेटा आपके सपोर्ट से ये कह सकते हैं टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है, जितना आप सपोर्ट करेंगे टीचर आगे से उतनी ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएगा। और साथ ही साथ बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।